अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जी नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैर खैरियत से घर पहुंच गया हूं। और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी रशिया लैटवियन बॉर्डर तक की, वो ज़रूर देखिए। उसके बाद की कहानी मैं आपको अब बताऊंगा, क्योंकि उस वक़्त फिर मैं उसके बाद की वीडियो नहीं बना सका। एक तो अलाउड नहीं था वहाँ पे वीडियो बनाना, और दूसरा कोई कंडीशंस इस तरह की थी कि मैं इस पोजीशन में भी नहीं था कि वीडियो बना सकता। लेकिन जो मेरा ये बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस था, ये मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं फ्राइडे के दिन से, जब मैं गोरकी पार्क गया था। पार्क कुलतूरी आपको दिखाया था। तो उस दिन मेरी 8 बजे शाम को बस थी। एक बस थी शाम को 5 बजे और एक थी 8 बजे। तो मैंने 8 बजे वाली बस ली। मैंने कहा चलो रात का सफ़र है, आराम से गुजर जाएगा। लेकिन उसमें हुआ ये कि 5 बजे वाली बस में रशियन लोग थे और उसमें यूक्रेन वाले लोग नहीं थे, और उन्होंने सारे यूक्रेन वाले लोग 8 बजे वाली बस में डाल दिए थे, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं था, ना कोई अंदाज़ा ही था। तो मैंने 8 बजे वाली बस ली। तो मैंने कहा आराम से रात का सफ़र करेंगे। तो वहाँ से मॉस्को से बस जब चली है, कोई मसला नहीं हुआ। वहाँ से बोर्डिंग हो गई बस में, वो मैंने आपको दिखाई भी थी। रास्ते में रात का सफ़र था। सुबह 5 बजे हम बॉर्डर पे पहुँचे हैं, रशियन लैटवियन बॉर्डर पे। रशिया का बॉर्डर जो लैटविया के साथ लगता है। और जब देखा तो हमारे पहले जो 3-4 बसें खड़ी हुई थी, किसी को जाने नहीं दे रहे थे आगे। ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। इससे पिछली वीडियो जो है, तो 5 बजे से लेके 2 घंटे तो समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा है। और किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। बॉर्डर क्रॉसिंग की बसें उधर ही खड़ी हुई थी, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। और जब भी उनके साथ जाके बात करो भाई क्या मसला है, तो वो कुछ नहीं बता रहे थे। बहरहाल, तो उस वक़्त जो 5 बजे वाली बस थी वो हमसे आगे खड़ी हुई थी। कोशिश करके उस बस में जाके बैठ जाता हूँ। तो मैंने उन बस वालों से बात की। मैंने कहा ये सेम कंपनी की बस है, तो मुझे ज़रा आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपकी बस में अगर जगह है तो बैठ जाऊँ, ताकि जल्दी मेरा बॉर्डर क्रॉस हो जाए। उन्होंने कहा कोई नहीं मसला। तो पिछली बस वाले से मैंने रब्ता किया। उससे मैंने कहा कि भाई ये ऐसा, वो मान गए, अगर आप उस ड्राइवर को बोल दो तो वो मुझे ले जाएगा। उसने कहा ठीक है, मैं जाके बोल देता हूँ। उसने बोल दिया। मैं उस बस में जाके बैठ गया। लेकिन उस बस में भी बैठने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बंदा आगे नहीं जा रहा। फिर ऐसा ऐसा लोगों ने देखा कि बसों को नहीं छोड़ रहे, ना किसी गाड़ी को छोड़ रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने पैदल ट्राई की बॉर्डर क्रॉस करने की। उन्होंने ये सोचा कि उससे आगे बॉर्डर क्रॉस करके हम आगे जाके कोई टैक्सी ले लेंगे या कोई बस ले लेंगे, या किसी के जो अजीज़ रिश्तेदार थे वो उनको आके वहाँ से ले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे चले गए। तो मैंने भी जाके बात की कि भाई मैं इस तरह जा सकता हूँ। तो वो उस वक्त उन्होंने रशियन लोगों ने कहा नहीं, आप वेट करो, लेकिन अगर ये हमें पीछे से ऑर्डर आएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये रूल है वहाँ का कि अगर आपने बस छोड़ दी और पैदल आप उस टेरिटरी में दाखिल हो गए जहाँ पे इमिग्रेशन वाले बैठे होते हैं, वो जो बॉर्डर एरिया में आप दाखिल हो गए, तो उसके बाद बस अगर आपके पीछे आती है तो वो बस आपको लाजमी साथ लेने की मजाज नहीं होती। उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि आपको भी साथ लेना है, बेशक आपके पास उसकी टिकट ही हो। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपने बस छोड़ दी, आप पैदल आगे जा रहे हो। आगे अगर आप क्लियर हो गए और बस भी उस वक़्त हुई तो फिर वो आपको ले लेंगे, ये उनकी स्वाबदीदी है। लेकिन अगर आपको उन्होंने पकड़ लिया किसी वजह से, या आपकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बस जो है वो जल्दी फारग हो जाते हैं, बस वाले उसको क्लियर कर देते हैं, तो फिर बस आपका इंतज़ार नहीं करेगी। लेकिन दूसरा रूल ये है कि अगर आप बस में ही बैठे रहते हैं और उस बॉर्डर एरिया में जाते हैं, तो बस में जितने बंदे बैठ के उस बॉर्डर एरिया में इन हुए हैं, बस क्लियरेंस के बाद बस की अपनी स्कैनिंग होती है, वो भी करा के, और सब लोग जब तक क्लियर नहीं होते बस वाला आगे नहीं जा सकता। उसकी ड्यूटी होती है कि वो सब पैसेंजर जो लेके आया उसको लेके ही बॉर्डर से बाहर जाएगा।
तो मेरे साथ कुछ सीन उल्टा हो गया। मैंने फिर वो पैदल वाला ट्राई की, मेरा नंबर आ गया, उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। मैंने उनको कहा कि भाई मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी कल की फ़्लाइट है, मेरा आज निकलना यहाँ से लाजमी है। मेरी संडे की फ़्लाइट थी, तो मैंने कहा कि फ्राइडे को मॉस्को से आ रहा हूँ, हफ्ते को सैटरडे को मैं आराम से रीगा पहुँच जाऊँगा, एक रात रीगा में किसी हॉस्टल में रह लूँगा, और संडे को आराम से सुबह सुबह मेरी फ़्लाइट है, तो मैं फ्रेश होके तो आराम से संडे को बेल्जियम के लिए फ़्लाई कर जाऊँगा। तो सैटरडे को तो हम उधर बॉर्डर पे पहुँचे। उसके बाद फिर 10-11 बजे तक, 5 से 11 बजे तक 5-6 घंटे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने पैदल ही, अपना छोटा सा बैग था मेरे पास, तो वो मैंने उठा के पैदल ही आगे चला गया। बस उन्होंने कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हम आपको वहाँ पे आपका वेट करने के मुजाज नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्लियर हो गए और हम भी वहाँ पे हुए तो आप बैठ सकते हो हमारी बस में, वरना अगर हम क्लियर हो गए, आपको नहीं छोड़ा, तो फिर हम आपके लिए वेट नहीं करेंगे। पर मुझे तो ऐसे ही लगा, मैंने कहा कि इसमें क्या मसला है, मैं क्लियर हो जाऊँगा, और अगर ये आए तो इसी बस में बैठ जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ उल्ट। मैं गया अंदर जाके मैंने पासपोर्ट दिखाया, मेरे से आगे कुछ लोग थे, वो उनको क्लियर करते जा रहे हैं, मेरा पासपोर्ट, उस पर भी उसने स्टैंप लगा दी। तो मैंने कहा मैं भी क्लियर हो गया, तो उसने मुझे देने की बजाय वहीं पे उसने अपने पास पासपोर्ट रख लिया। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रही कि अब बस छोटी सी एक इंक्वायरी करनी है, एक्स्ट्रा इंक्वायरी थोड़ी सी करनी है, तो उसके बाद आपको पासपोर्ट आपका दे देते हैं। तो उसने किसी और को बुलाया, तो वो पासपोर्ट लेके अंदर ले गई, क्योंकि ये वहीं पे था जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं बाहर। इमिग्रेशन जो सड़क भी होती है ना, वो जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं बॉर्डर से, वो उनका टर्मिनल बना होता है, वहाँ पे था। तो उन्होंने पासपोर्ट मेरा अंदर भेज दिया। मैंने कहा ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे कि पासपोर्ट असली है, नकली है, बेल्जियम का ही है, या क्या मसला है, ये वो देखेंगे। जब उनको वेरिफिकेशन हो जाएगी तो दे देंगे वापस। तो मैं उधर बाहर खड़ा हूँ, उधर बाहर भी ठंड हो रही थी उस वक्त, हालांकि गर्मियों का मौसम था, लेकिन वहाँ पे ठंड शुरू हो गई। 1 घंटा गुजरेगा, मैं जाके पूछा, मैंने कभी क्या हुआ पासपोर्ट? कह रहे हाँ अभी आ जाता है। मैं फिर बैठ गया जाके, तो फिर 1 घंटा गुजरेगा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? अभी मेरा पासपोर्ट, तो मैं लेट हो रहा हूँ, आगे अपना मुझे आगे जाना है। और इतनी देर में वो बस भी आ गई जो पहले खड़ी हुई थी, जिसमें मैं जाके बैठा था। लेकिन मेरा पासपोर्ट वो नहीं दे रहे थे। वो कह रहे कि अभी अंदर जाओ, अंदर वेटिंग रूम है, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे आपको बुलाएंगे और वहीं पे आपको पासपोर्ट दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया अंदर जाके मैंने फिर देखा कि टाइम गुजरता जा रहा है, वो दूसरी बस जो है उसको क्लियर करते जा रहे हैं। उसके फाइनली उसके तकरीबन को 2-3 बजे, 4-1 बजे शाम के उसको क्लियर कर दिया बस को। तो मैं उसको कह रहा हूँ, वो कह रहा कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर हमने बस छोड़ दी तो हम आपके लिए वेट नहीं करेंगे। तो मेरा पासपोर्ट अभी आया नहीं, मैं जा नहीं सकता था। तो वो बस जनाब वो चली गई। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं उधर ही था, तो मुझे वेट करना था कि मेरा पासपोर्ट दे। मैं फिर उनके पीछे गया, पूछता रहा। वो भी तंग आया, कह रहे हैं कि भाई मिस्टर आप वेट करो। तो फिर एक बंदा अंदर से आया, वो कह रहा आपका इंटरव्यू होगा। मैंने कहा भाई इंटरव्यू किस चीज़ का? वो कह रहा वो हम आपको नहीं बता सकते। वो कह रहा हम अब आपके बारे में कोई वो जो है डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर इमिग्रेशन ऑफिस को, स्पेशल ऑफिसर है उसको दूंगा, वो आपको इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे आपका क्या करना है। तो उस वक्त फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन शुरू हो गई। मैंने कहा भाई यार क्या मसला है, मैंने क्या किया ऐसा कि वो मुझे इस तरह पकड़ रहे हैं। बहरहाल मैं वेट करता रहा, उनको तंग भी करता रहा, कोई घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करते करते जनाब सुबह 5 से लेके रात के 10 से 11 बजे के करीब मुझे उन्होंने अंदर बुलाया। मतलब, और वो छोटा सा रूम है जहाँ पे वो वेटिंग रूम, जहाँ पे कुछ थोड़ी सी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे लोग वो जो बैठे हैं वो बैठे ही हैं, क्योंकि सब वो ऐसे लोगों को रुका हुआ है जिनका इंटरव्यू होता है, जिनको पूछा जाता है, बातचीत की जाती है, उसके बाद फिर उनको छोड़ते हैं। उसमें मैं, आप सुबह अंदाज़ा कर लें कि सुबह 5 बजे उधर से गया, 11-1 बजे मैं बॉर्डर के अंदर आ गया, और रात को 11 बजे 12 घंटे मैं अंदर खड़ा रहा। कुछ मेरे पास खाने को नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ भाई इधर से निकल जाएंगे, आगे रीगा जाके खाना है। खाने को कुछ नहीं, पीने को बड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी बोतल कहीं से भर के दी कि ये आपको पानी, आप पानी पीते रहे। तो पानी पीता रहा, इतना बुरा हाल हो गया।
और टेंशन अलग से कि भाई अभी क्या होगा, अभी कल की फ़्लाइट, क्योंकि रात को 11 बज रहे हैं, अगले दिन सुबह सुबह की मेरी फ़्लाइट थी और वो बस भी मेरी जा चुकी। अगली बस जो थी वो उसमें बहुत सारे यूक्राइनियन थे, उस सारी बस को उन्होंने रोका हुआ था। फिर वो भी बस आ गई, उसके भी यूक्राइन वाले, उनका भी इंटरव्यू शुरू, मेरा भी बीच में। बहरहाल मुझे 11 बजे उन्होंने अंदर बुलाया, मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू हुआ। आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कब आए थे, कहाँ कहाँ गए, ये वो, मेरा फ़ोन, लैपटॉप और जो जो कुछ मेरे पास था, वो कुछ मेमोरी कार्ड्स थे, जो वीडियोस वगैरह के थे, मेरा फेसबुक अकाउंट और जो कुछ मेरे पास उस वक्त था मेरे बैग में, वो सारा कुछ, लैपटॉप की एक एक चीज़ उन्होंने चेक की। मैंने कहा वजह क्या है भाई, क्या करें? वो कह रहे हैं कि जनाब इधर अभी सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। और उन्हीं दिनों मैं आपको बताता चलूँ, उन्हीं दिनों वहाँ रशिया में कोई डैम किसी ने उड़ाया था। मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं, मैं तो मॉस्को में था, मॉस्को में अपना एक्सप्लोर कर रहा था मॉस्को को, मॉस्को में ही रह रहा था। जो आपने पिछली वीडियोस में मैं देखा वही मेरी एक्टिविटीज़ थी, इसके अलावा कहीं मैं गया भी नहीं। तो उन्होंने जनाब के वो सारा स्कैन किया मुझे ऐसे, फिर फिंगरप्रिंट लिए, ये वो। उस वक्त उन्होंने बाहर मुझे कुछ थोड़ी डराने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं था, मैं डरता क्यों बाहर। लेकिन टाइम मेरा बहुत ज़्यादा उधर ज़ाया हो गया। उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद मैं फिर आ गया। वो यूक्रेन वाले एक एक करके अंदर जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। उनमें से भी कुछ लोगों को उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन उनके अभी बहुत सारे लोग थे। तो मैंने उसके ड्राइवर से, जिस ड्राइवर के साथ मैं बॉर्डर पे आया था यूक्रेन वाली बस के साथ, उससे मैंने पूछा। उसने कहा कि ये अभी कल से पहले नहीं जाएगी, मतलब संडे से पहले। इसका मतलब यह है कि मेरी फ़्लाइट तो गई अगर मैं इस बस के साथ रहता हूँ। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू के बाद मैं फिर वेट कर रहा हूँ पासपोर्ट ही नहीं आ रहा। मैंने फिर किसी को कहा, किसी लेडी को, प्लीज़ आप उनको जाकर बोलें मेरी कल की फ़्लाइट है। तो वो पता करके वो कह रही आप तो इस बस के साथ हो। मैंने कहा इस बस से मैं आया हूँ। तो कह रही ये बस तो इसको ये बस अभी क्लियर ही नहीं होगी, आप कैसे जाओगे? मैंने कहा इस बस का छोड़ो, मैं यहाँ से पैदल ही आगे निकलूँगा, आगे जिस तरह भी हो सके मुझे रीगा एयरपोर्ट पहुँचना है। इस बस का वेट किया तो मेरी कल की फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। बहरहाल उन्होंने फिर ये किया, उसने जाके ऐसे ही अंदर बताया। ऑफिसर ने बोला कि ठीक है अंदर आओ फिर से। मैं फिर अंदर गया, अंदर उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट लिए, ये वो जनाब, वो स्कैनिंग फिर से की। और उसके बाद उसने मेरा जो पासपोर्ट था वो उसने मुझे वापस कर दिया और उसने कहा ठीक है जाओ। मैं गया हूँ, वहाँ से निकलता भागा हूँ जनाब लैटवियन बॉर्डर की तरफ। वो पैदल ही, ज़ाहिर सी बात है, पैदल वहाँ से आया था। तो बस अभी उधर ही खड़ी है। बस का अगले दिन सुबह से पहले चलने का अभी कोई इम्कान नहीं था। तो मैं पैदल ही वहाँ से आगे गया। लाटविया वालों की इमिग्रेशन जो थी वो मुझे मेरे ख्याल में 10 मिनट में क्लियर हो गई। उन्होंने जाके, पीछे कोई आ ही नहीं रहा था, सारी चीज़ें बंद थी, वो बेचारे अकेले बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। मैं आया हूँ तो मेरी तरफ, हाँ भाई क्या हाल है, इतनी देर से क्या 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 पैदल ही आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? और मैंने कहा यार मेरी बस अभी उधर ही है, मुझे आगे एयरपोर्ट जाना है, तो आप प्लीज़ मेरा तो चेक करो। उसने जनाब, कस्टम वाले ने पहले चेक किया, फटाफट मोहर लगाई। उसके आगे फिर इमिग्रेशन वाले थे, उन्होंने ही ठप्पा लगाया कि जाओ। इमिग्रेशन से निकला, बाहर गया हूँ तो बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारी लंबी लाइन, जिस तरह रशिया में लगी हुई थी लाटविया आने के लिए, इसी तरह लाटविया में भी इतनी ही लंबी लाइन रशिया जाने के लिए। और रशिया वाले किसी को छोड़ ही नहीं रहे, अंदर आने ही नहीं दे रहे। उफ, और कोई चीज़ आगे मुझे नहीं मिली। लेकिन अच्छी बात यह कि मुझे 2 लोग वहाँ पे मिले। एक थे नवीन भाई, जो हमारे इंडियन भाई हैं, जो लाटविया में रह रहे हैं। वो मुझे उस बस में मिले जो 5 बजे से चली थी, जो मैंने अपनी बस छोड़ के उस बस में जाके बैठा था कि इससे मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। उस बस में ये दोनों थे। और दूसरे थे शहजाद भाई डेनमार्क में रहते हैं, वो भी रशिया विजिट के लिए आए हुए थे, क्योंकि यही रास्ता खुला हुआ था। इसकी तफसील मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो बहुत गपशप हुई हमारी, क्योंकि टाइम ही टाइम था उधर एक इंट्रोडक्शन की। बहुत अच्छे नाइस लोग थे। और नवीन भाई जो हैं वो तो लाटविया में ही रहते थे, उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया। वो मुझे कहते रहे कि भाई कर लो। उन्होंने, जब वो बस आगे लाटवियन बॉर्डर पे थी रशिया से निकल के, जो बस मुझे छोड़ के चली गई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी भी टाइम है, इनसे बोलो और आ जाओ, हम इधर भी अभी वेट करवा लेते हैं इस बस को। उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं भी उनके साथ किस तरह निकल जाऊँ, लेकिन किस्मत नहीं हुआ। तो नवीन भाई ने मुझे अपना नंबर दिया हुआ था। अच्छा, लाटविया का बॉर्डर क्रॉस करते करते मुझे रात का 1 बज गया। मतलब वहाँ तक पहुँचते पासपोर्ट लेते, सारा कुछ करते, और सुबह 8 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो मैंने नवीन भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा नवीन भाई मुझे अब छोड़ा है उन्होंने,
थैंक गॉड। और मेरी कल की फ़्लाइट है, तो क्या करें, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए टैक्सी अरेंज कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने टैक्सी वालों से बात की, कोई 40-45 किलोमीटर दूर से किसी टैक्सी वाले को उन्होंने ढूंढा। यार मैं कहता हूँ अभी तक मुझे अल्फाज नहीं है। शहजाद भाई ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, क्योंकि उनको जाते वक्त उनका इंटरव्यू हुआ था जब वो रशिया जा रहे थे। तो उन्होंने कुछ मुझे हौसला दिया, कह रहे हैं कि मतलब कि वो कोई मसला नहीं है, रूटीन है ये वो। तो और नवीन भाई जो हैं वो उन्होंने वैसे मेरी काफ़ी मॉरली उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की, और बाद में प्रैक्टिकली भी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने टैक्सी वाले को फ़ोन किया, तो टैक्सी वाले ने 300 यूरो मांगा। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कह रहे हैं 300 यूरो, यार तुम बस का इंतज़ार कर लो, वो सुबह आ जाएगी। मैंने कहा भाई नवीन भाई, अगर मैं सुबह तक मैंने वेट किया, मेरी फ़्लाइट चली जाएगी, और उसके बाद 3-4 दिन में कोई फ़्लाइट ही नहीं है, और मुझे काम पे भी अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी मंडे को। मैंने कहा नहीं, मेरा आज निकलना लाजमी है, आप 300 यूरो को छोड़ो, उसको भेज दो, मैं 300 यूरो पे कर दूंगा। वो कह रहा देख लो श्योर हो। मैंने कहा हाँ ठीक है 300 यूरो। हाँ एक और बात, नवीन भाई ने मुझे ये भी कहा कि यार देख लो तुम्हारे पास पैसे हैं तो ठीक है, वरना मैं पे कर देता हूँ उस टैक्सी वाले को। यार व्हाट अ ग्रेट गाय नवीन भाई। वो मुझे जानते नहीं है, एक ही बार मिले हैं, बस में मिले हैं, और वो मुझे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसको पे कर देता हूँ 300 यूरो, और तुम जब बेल्जियम जाओगे वहाँ से मुझे पैसे भेज देना, कोई बात नहीं। यार मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं ना। वो उन्होंने ये परवाह की कि ये पाकिस्तानी है, मैं इंडियन हूँ, मतलब हमारा ओरिजिन क्या है। यार मैं यही बात मैं हमेशा करता हूँ कि हम लोग सारे एक जैसे हैं, इंसान हैं, पहले इंसान है, बाद में हम पाकिस्तानी इंडियन हैं। और यहाँ पे हम लोग इकट्ठे रहते हैं, इतने अच्छे तरीके से रहते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहुत बहुत मेरे बहुत सारे इंडियंस दोस्त हैं, और बहुत ही नाइस लोग हैं। बहरहाल द ग्रेट नवीन भाई, उन्होंने जनाब मेरे टैक्सी अरेंज की। टैक्सी आई तकरीबन 2-1 बजे, और वहाँ से 4 घंटे का सफ़र था रीगा एयरपोर्ट का। टैक्सी मुझे लेके रीगा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। उसने मुझे कहा हाँ भी 300 यूरो है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। पैसे तुम्हारे पास हैं? मैंने कहा हैं। तो कह रहा कि अच्छा, तो फिर मैंने कहा ये देखो ये पैसे मेरे पास हैं। मुझे उस वक्त ये भी हो रहा था कि ये टैक्सी वाला मुझे पता नहीं कहाँ लेके चला जाए, मेरे से चीज़ें छीन ले, और बाद में ज़ाहिर सी बात है इतनी रात गए बेगाने मुल्क में, कौन सा कोई टैक्सी का उसके पास उसके ऊपर साइन भी नहीं था, कोई ना कोई मीटर था, मतलब कि ऐसी टैक्सी थी बस। तो मैंने उसको पैसे दिखा दिए, मैंने कहा ये मेरे पास पैसे हैं, और उसका मैंने नंबर गाड़ी का दोनों तरफ से आगे से पीछे से खींच के नंबर प्लेट मैंने नवीन भाई को वो सेंड कर दिया। मैंने कहा देखो नंबर मेरे दोस्त ने कहा था कि उसको भेज देना, कौन सी टैक्सी में बैठे हो। तो मैंने वो भेज दिया ताकि उसको ये पता हो कि ये कोई एमी गैमी नहीं है। लेकिन वो बहुत नाइस बंदा था टैक्सी ड्राइवर। उसके साथ गपशप करते करते 4 घंटे में रीगा पहुंचा। रास्ते में एक जगह पे खड़े होकर कॉफ़ी शॉफ़ी भी पी, गपशप लगाते रहे थोड़ी देर। मैंने इतनी देर से जाग रहा था, जाते वक्त भी जागता रहा, आते वक्त भी जाग रहा था। तो मेरी थोड़ी आंख भी लग गई, मेरा 1-1.5 घंटा मैंने सो भी लिया, और तकरीबन 6 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया। और एयरपोर्ट के बाद फिर वहाँ से मैंने आगे जल्दी चेक इन किया, और अपनी फ़्लाइट में बैठ के तो बेल्जियम पहुंच गया। तो आपको बताता चलूँ, इसी गहमा गहमी में और इस तरह के हालात में, पहले तो इमिग्रेशन के अंदर मैं कोई वीडियो नहीं बना सका, एक तो अलाउड नहीं था अंदर, और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस तरह की सिचुएशन में मुझे सूझा भी नहीं वीडियो बनाना। और उसके बाद भी मुझे ये था कि मैं जल्द रीगा एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ ताकि मैं घर के लिए फ़्लाइट ले सकूँ। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपने इतना लंबा जो सफ़र किया बस का, तो आप फ़्लाइट क्यों नहीं लेके चले गए रशिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है वो इससे भी अच्छा है। वो इसलिए कि पूरे यूरोप का ये यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद रशिया में फ़्लाइट पूरे यूरोप ने ख़त्म कर दी है। कोई फ्लाई नहीं कर रहा पूरे यूरोप से मुराद वेस्ट यूरोप से कहीं से भी नहीं जा रही कोई फ़्लाइट। उसके लिए अगर आपने रशिया में मतलब जहाँ मैं रहता हूँ ब्रसल्स, वहाँ से अगर फ्लाई करना है तो पहले तुर्की जाना पड़ता है, और फिर तुर्की से मॉस्को, या फिर आपको पहले यूएई जाना पड़ता है अरब एमिरेट्स, और वहाँ से मॉस्को की फ़्लाइट लेके मॉस्को जा सकते हैं। लेकिन मैंने उन दिनों टिकट चेक किए तो वो टिकट तकरीबन 2,500 से 3,000 यूरोस के मिल रहे थे।
जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उसी दौरान मैंने वैसे ही फेसबुक पे एक ग्रुप था रशिया का, उसमें मैंने एक मैसेज किया उन दिनों। उसमें मैंने पूछा कि भाई मुझे रशिया जाना है, मैं ब्रसल्स से, तो कैसे जाऊं क्योंकि यूरोप से कोई नहीं है। तो वहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी भाई हैं, आसिम भाई, जो इटली में रहते हैं, उन्होंने मुझे ये तरीका बताया कि आप लैटविया रीगा से बस लेके रशिया जा सकते हो मॉस्को तक, क्योंकि उन्होंने खुद भी पहले इसी रास्ते से वहाँ पे ट्रैवल किया था। तो तब मुझे पता चला कि ये भी एक तरीका हो सकता है। तो फिर मैंने उसको सर्च किया और वाकई में ब्रसल से मैंने रीगा के लिए फ़्लाई किया और वहाँ से फिर मैंने इको बस सर्विस जो आसिम भाई ने मुझे बताई थी उसकी सर्च की और उसकी फिर बाई रोड मुझे टिकट मिल गई। तो इस तरह मेरे एक्सपेंसेस जो थे वो बहुत कम हो गए। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे पूरे टूर के कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। एक तो मैंने जो बाई एयर टिकट लिया ब्रसल्स रीगा, रीगा ब्रसल्स, वो तकरीबन मुझे 100 यूरो का पड़ा। अब उसके बाद फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं तुर्की या अरब एमिरेट्स के थ्रू से मॉस्को जाता तो मेरा कितना खर्चा हो सकता था। तो बहरहाल वो 100 यूरो की टिकट मैंने वहाँ की ली। उसके बाद इको लाइन्स बस सर्विस है, वो रीगा से मॉस्को और 60 यूरो की, और मॉस्को से रीगा फिर 60 यूरो की, 120 की वो। उसके बाद फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देख लें, मेट्रो में मैंने सफ़र किया, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। उसके बाद मैंने लोकल ट्रेन में सफ़र किया, उसके मिला के आप कर लें 50 यूरो उसके लगे होंगे। और उसके बाद फिर आगे पीछे घूमना फिरना और एंट्री टिकट्स भी कहीं जाने की, और उसके तकरीबन खाने पीने का, उसमें तकरीबन आप 100 यूरो उसके लगा लें। तो ये सारा तकरीबन ख़र्चा था 370 यूरो। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ सिर्फ टिकट 2,500 से 3,000 यूरो की तुर्की या एमिरेट्स के थ्रू मॉस्को के लिए, और कहाँ ये 370 यूरो की टिकट। लेकिन इसमें मुझे 300 यूरो एक्स्ट्रा पे करने पड़े उस टैक्सी के, क्योंकि मैंने बस वहीं पे छोड़ दी, और अगर बस का वेट करता तो मेरी फ़्लाइट जाती। तो 300 वो मिला लें तो 670 यूरो मेरा टोटल 10 दिन का ख़र्चा था वहाँ का, जाने आने का, टिकट, खाना पीना, और आखिरी दिन मैं हॉस्टल में रहा था एक दिन। मेरा ख्याल मैंने उस वीडियो में बताया होगा 7-8 यूरो 9 यूरो कुछ इस तरह का मैंने पे किया था। तो 370 यूरो मेरा टोटल खर्चा है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था मेरा रशिया का ट्रिप। आपको कैसा लगा ये आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें, और अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।